हेलो माय रॉक स्टार्स। आज हम इस वीडियो में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को अच्छे से पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप एंड स्टार्टिंग विद द चैप्टर वेटेज, मतलब इस चैप्टर से नीट एग्जाम के लिए कितना क्वेश्चंस आ सकता है। सो दिस इज अ मीडियम वेटेज चैप्टर, हेंस फ्रॉम दिस चैप्टर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस फॉर योर नीट एग्जाम। एंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन। अभी रेस्पिरेशन मतलब है क्या, आपको पता ही होगा। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, वेयर वी विल बी एक्सेलिंग एंड इनहेलिंग द एयर। लेकिन एक्चुअली रेस्पिरेशन का मतलब अलग है, ब्रीदिंग का मतलब अलग है। ब्रीदिंग मीन्स द फिजिकल प्रोसेस या मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, whereas respiration is a chemical process where the glucose molecule is going to get break down with the help of oxygen, and it will be resulting in formation of large number of ATP, that is around 38 molecule of ATP produce होता है, along with the liberation of 60 molecule of carbon dioxide and around 60 molecule of water molecules. So ये है respiration. Breathing is actually different, respiration is different. मतलब इस चैप्टर में हम रेस्पिरेशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ब्रीदिंग के बारे में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। सिंस दिस चैप्टर नेम इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यहाँ हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। लेकिन रेस्पिरेशन जो है ये सारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सारा लिविंग सेल्स में होता है। Plant, if you consider, plant will be showing respiration with the help of their stomata, lenticels. lenticels मतलब जो stem bark का जो थोड़ा space होता है ना, so वहाँ भी through lenticels as well somewhere around 11% of respiration is going to happen. Also ये जो plant का cortex में जो है parenchymatous cells which is loosely packed, so they will be also able to show respiration which is present in the stem, leaf, root. मतलब जहाँ भी ये जो loosely अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स जो है वहां भी आपको रेस्पिरेशन देखने के लिए मिलेगा। ओके, एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट, रेस्पिरेशन करना है तो उनको ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज तो मतलब प्लांट्स विल बी प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन जैसे ही ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है इमीडिएटली ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू समथिंग और अदर, मतलब इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टार्च या सुक्रोज। क्योंकि फ्री ग्लूकोज प्लांट के अंदर है तो इट विल बी इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ऑस्मोलैरिटी इन द प्लांट टिश्यू, सो विच मे कॉज द प्लांट टू टेक अप मोर वाटर। इसीलिए जैसे ही ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स, दे विल बी कन्वर्टिंग इट इनटू starch या sucrose. So if the glucose has been stored in plants in the form of starch, ये जो starch है they will be further converted into sucrose, and sucrose will be further giving rise to glucose and fructose with the help of enzyme called as invertase. अभी plants के पास होता है glucose. Okay, so what will be happening to glucose during the process of respiration? जैसे भी मतलब ऑक्सीजन है या ना, जैसे भी रेस्पिरेशन ले लो, आपको ये जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन का प्रोसेस जो है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस जो है, ये सारा सेल्स में देखने के लिए मिलेगा। सो एरोबिक या एनारोबिकली रेस्पायरिंग प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स, इफ यू कंसीडर, दे विल शो ग्लाइकोलाइसिस। सो ग्लाइकोलाइसिस इज गोइंग टू बी कॉमन। सो ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है EMP पाथवे। सो यहाँ ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन या ऑक्सीजन का यूज यहाँ नहीं होता, हेंस इट्स एन एनारोबिक प्रोसेस. यस, इट विल बी हैपनिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल द सेल्स. ओके, सो अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स, स्पेशली इन द साइटोप्लाज्म. एंड यहाँ आपको कुछ ग्लूकोज, कुछ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होना दिखने के लिए मिलेगा. एंड इसको डिस्कस करने से पहले लेट्स स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस. So one glucose which will be having 6 carbon will be converted into glucose 6-phosphate with the help of enzyme called as hexokinase. enzyme का नाम याद रखना इतना important नहीं है क्योंकि NCERT में नहीं है. Okay. So to convert glucose to glucose 6-phosphate, there is an involvement of ATP. मतलब यहाँ ATP का utilization हो रही है to produce glucose 6-phosphate. अभी ये जो glucose 6-phosphate जो है, this will be converted into fructose 6-phosphate, which is also 6 carbon compound, and it is a isomerization reaction as you can see. अभी ये जो fructose 6-phosphate जो है, this will be further converted into fructose 1,6 bisphosphate with the involvement या utilization of ATP. So ADP will be converted into ADP over here. So अभी तक 2 ATP का utilization हो गया.
फिर फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रायोस फॉस्फेट, स्पेसिफिकली ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। मतलब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है ये दो मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करता है, दैट इज सिंस इट्स अ 6 कार्बन कंपाउंड, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, so they will be giving rise to either 2 molecule of glyceraldehyde या 1 molecule of glyceraldehyde or 1 molecule of another triose phosphate that is dihydroxyacetone phosphate। अभी आप यहाँ देखो तो यहाँ दोनों जगह में ट्रायोस फॉस्फेट लिखा हुआ है, मतलब इसका मानना यह है कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है इट विल बी गिविंग राइज टू 2 molecule which is having 3 carbon in them। Okay, so it can be either glyceraldehyde 3 phosphate or it can be 1 glyceraldehyde 3 phosphate or 1 dihydroxyacetone phosphate, so any of these situation can be seen। अभी ये जो डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट जो है, so it is interconvertible into glyceraldehyde 3 phosphate, and also glyceraldehyde 3 phosphate is interconvertible into dihydroxyacetone phosphate। अभी ये जो glyceraldehyde 3 phosphate जो है it will be further converted into another triose phosphate called as 1,3 bisphosphoglyceric acid, और इस टाइम में आपको NADH प्रोड्यूस होना दिख रहा है यहाँ। मतलब सिंस दिस होल रिएक्शन शुड बी हैपनिंग 2 टाइम्स, क्योंकि देखो ये जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड हो गया है ना, लेकिन फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट विल बी एबल टू गिव राइज टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड है ना। सो इसलिए ये जो प्रोसेस है ये 2 बार हो जाएगा, मतलब ये NADH प्रोडक्शन जो है ये 2 बार हो जाएगा। सो 2 NADH विल बी प्रोड्यूस्ड, 2 NADH will be produced in glycolysis into 2 लिखना था। So अभी 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्रोड्यूस हो गया and which will be giving rise to another triose phosphate called as 3-phosphoglyceric acid, और इसी टाइम आपको ATP होना, मतलब ATP will be produced at this particular reaction या this particular point। So you can see ट्रायोस बिस्फॉट यहाँ भी 2 into 2 लिखा हुआ है, मतलब ये जो रिएक्शन है ना यहाँ से दिस विल बी हैपनिंग 2 टाइम्स, दिस इज व्हाट इट इंडिकेट्स। सो ट्रायोस फॉस्फेट दैट इज 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 2 फॉस्फेट है ना, 1 और 3rd पोजिशन में, फर्स्ट एंड 3rd पोजिशन में। सो अभी फर्स्ट पोजिशन में जो फॉस्फेट था वो वहाँ से मतलब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आके it will be joining with ADP to produce ATP। okay, and again this reaction is going to happen 2 times, so 2 ATP will be produced into 2 लिखेंगे into 2। okay, so now फर्स्ट पोजिशन का जो फॉस्फेट था वो तो गया, so इसके वजह से 3-phosphoglyceric acid प्रोड्यूस होता है फ्रॉम 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अभी 3-phosphoglyceric acid now they will be giving rise to 2-phosphoglycerate which is also a type of a isomerization type of a reaction, मतलब यहाँ isomerase enzyme use होता है। and now this 2-phosphoglycerate या 2-phosphoglyceric acid जो है they will be further converted into phosphoenol pyruvate that is PEP, and इसी टाइम आपको फिर से ATP प्रोड्यूस होना दिखेगा, क्योंकि जो फॉस्फेट 2-phosphoglycerate में जो फॉस्फेट है दैट विल बी एडेड टू ADP टू प्रोड्यूस ATP। ओके, सो यहाँ भी 2 बार अभी ATP प्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये 2 बार हो रहा है। एंड आल्सो व्हेन फॉस्फोग्लिसरेट इज बीन कन्वर्टेड इनटू पेप दैट इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, यहाँ आपको वाटर प्रोड्यूस होना दिखेगा। एंड नाउ अवर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है that will be converted into pyruvic acid. So this is why 1 glucose will be giving rise to 2 pyruvic acid. Pyruvic acid is a 3 carbon molecule, glucose is a 6 carbon molecule। अभी देखेंगे कितना ATP बना, यूटिलाइज हो गया, ये देखेंगे। So let's understand gain per glucose। सो टोटल 4 ATP, यहाँ दो ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको यहाँ 2 बार ATP यूटिलाइजेशन दिखेगा। सो 4 ATP minus 2 ATP दैट इज टोटल 2 ATP यहाँ
प्रोड्यूस हो रहे इन ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। एंड यहाँ 2 NADH भी प्रोड्यूस हो रहे। सो ये जो NADH है ये बाद में काम आएगा, ये ATP प्रोड्यूस होने में बाद में काम आएगा। एंड 1 NADH कैन गिव राइज टू 3 ATP, मतलब 2 NADH जो है इट कैन गिव राइज टू टोटल 6 ATP। मतलब यहाँ जो नेट प्रोडक्शन, मतलब टोटल गेन या टोटल प्रोडक्शन ऑफ ATP in glycolytic pathway is going to be total 8. Okay, 4 minus 2 is 2 and 6 ATP, so 6 plus 2 is going to be total 8 ATP. Okay, so स्टार्टिंग में अभी जब जैसे ही ग्लाइकोलाइटिक पाथवे खत्म हो जाएगा, स्टार्टिंग में आपको NADH का यूटिलाइजेशन, मतलब NADH से ATP बनना आपको नहीं दिखेगा। NADH से ATP कब बन जाएगा, दैट इज इन ETS, है ना। सो अभी सिर्फ, मतलब एक्चुअल देखो तो अभी है सिर्फ 2 ATP, मतलब सिर्फ 2 ATP विल बी एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। लेकिन बाद में ETS के बाद में यहाँ जो NADH प्रोड्यूस हो गया था उससे 6 ATP मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग में when glycolytic pathway is just done, you will be able to see total 2 ATP molecules gain, that's it. So यहाँ हो गया glycolytic pathway. ओके, अभी ये जो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में बहुत सारा इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब ये सारा याद करने के लिए एक ट्रिक है। अभी ये ट्रिक मेरे को एक यूट्यूब चैनल से मिला है, दीपाली मेहरा करके उनका नाम है। शी डिड नॉट आस्क फॉर क्रेडिट, लेकिन आई रियली फाउंड इट लाइक वेरी गुड। बाकी जो ट्रिक बनाया है इट वाज लाइक अ टिपिकल ट्रिक, बट दिस वाज वेरी इजी फॉर मी, दैट्स व्हाई आई फेल्ट लाइक यूजिंग इट एंड आई एम आल्सो मॉडिफाइंग इट एक्चुअली। सो अभी स्टार्टिंग में फर्स्ट ग्लूकोज विल बी गिविंग राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अभी यहाँ 2G आ रहा है ना, सो इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या है, G2, ओके, दैट इज G2 इज द वर्ड दैट वी आर यूजिंग ओवर हियर। एंड यहाँ आफ्टर दैट 2 फ्रक्टोज आ रहे हैं, मतलब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। सो दिस वी विल बी रिमेंबरिंग इट एज अ FUT2, फा F is 2, FUT2, ओके। फिर we know that fructose 1,6 bisphosphate can give rise to glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxyacetone phosphate, है ना। फिर glyceraldehyde 3 phosphate will be giving rise to 1,3 bisphosphoglycerate, मतलब bisphosphoglycerate, है ना। अभी ये याद कैसे करें हम, मतलब इन जनरल आई विल बी टेलिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग। G2 FUT2 DIPO, G2 FUT2 DIPO जब GAB इज जब, ओके, P 4 बार, ओके। अभी नेगेटिव मत लो, P मतलब पानी पी रहे हैं ये यहाँ। सो P 4 बार, अभी P यहाँ 4 बार आ रही है, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरेट आ रहे हैं, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट आ रहे हैं, पाइरुविक एसिड आ रहे हैं। मतलब लास्ट जो 4 रिएक्शन में जो चार्ज आपको 4 मॉलिक्यूल आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ये सारा P से शुरू हो रहा है, दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एंड पाइरुविक एसिड, ओके। सो P इज 4 बार, ओके। सो P 4 बार। आई होप दिस ट्रिक इज हेल्पफुल। आई विल बी रिपीटिंग वंस अगेन, दैट इज G2 FUT2 DIPO जब P 4 बार, ओके। अभी ये हो गया हमारा ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस खत्म हो गया। अभी ग्लाइकोलाइसिस के बाद व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ ATP तो सिर्फ 2 ATP एक्चुअली विल बी प्रोड्यूस्ड ओवर हियर, मतलब यहाँ बहुत सारा इंटरमीडिएट्स जैसे NADH इतना सारा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज 2 NADH इज गोइंग टू गेट प्रोड्यूस्ड, है ना। सो अभी ये NADH को कुछ करना है, मतलब सो दैट वी कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम ATP। सो द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर ग्लाइकोलाइटिक पाथवे इज TCA, दैट इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं, दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल, ओके। सो अभी ये जो पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, दैट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड इज बीन प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, है ना। अभी ये जो पाइरुविक एसिड जो है, नाउ इट विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट पाथवे डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द सेल। जब सेल में ऑक्सीजन होगा, अच्छा अमाउंट में ऑक्सीजन होगा, our pyruvic acid will be going for TCA cycle, that is our citric acid cycle, okay. If in the cell there is no oxygen, मतलब
जैसे इन ईस्ट सेल हो गया, या जब हम ओवर एक्सरसाइज करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, ये सारा पता है ना हमें। सो ऐसा वाला सिचुएशन में जब ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होता, इट गोज फॉर, दैट इज अवर पाइरुवेट विल बी गोइंग फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक फर्मेंटेशन। सो फर्स्ट हम देखेंगे एनारोबिक फर्मेंटेशन में क्या होता है। सो ये जो पाइरुवेट जो है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में प्रोड्यूस हो गया था साइटोप्लाज्म में, है ना, अभी ये एनारोबिक रेस्पिरेशन दिखा रहे हैं मानो इन द केस ऑफ ईस्ट सेल, ओके, या इन द केस ऑफ आवर मसल सेल्स ओनली व्हेन देयर इज नो सफिशिएंट ऑक्सीजन। और ये सारा जो प्रोसेस जो है ये साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रहा। माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब आगे का जो पाथवे है टीसीए और ईटीएस वो हो रहे माइटोकॉन्ड्रिया में। सो अभी मानो we are talking first about the anaerobic respiration which happens in humans, that is जब हम ओवर एक्सरसाइज करते हैं, हमारे सेल्स के अंदर, स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर ज़्यादा साइटोप्लाज्म जब नहीं होता, ऑक्सीजन जब नहीं होता, क्या होता है, पाइरुवेट will be simply converted into lactic acid in the presence of an enzyme called as lactic acid dehydrogenase, या you can also call it as lactic dehydrogenase. सो यहाँ क्या हो रही है, NADH का यूटिलाइजेशन हो रही है, ओके। सो इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, हमें चाहिए NADH का प्रोडक्शन, ताकि ये जो NADH जो है आगे ETS में इट कैन गिव राइज टू ATP, है ना। लेकिन यहाँ क्या हो रही है, पाइरुवेट से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रही है, एंड दैट टू हियर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट हैजंट हैपेंड, है ना। पाइरुवेट हैज गिवन राइज टू जस्ट सिमिलर मॉलिक्यूल कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड, क्योंकि पाइरुवेट का भी कार्बन 3 कार्बन होता है, यहाँ भी लैक्टिक एसिड में भी 3 कार्बन ही है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा वेस्टफुल प्रोसेस हो गया, ओके। अभी मानो सिमिलर थिंग इज हैपनिंग इन द ईस्ट, या समटाइम्स इन प्लांट सेल्स एज वेल, व्हेन दे डोंट हैव सफिशिएंट ऑक्सीजन, व्हाट हैपेंस, pyruvic acid will be converted into ethanol, that is an alcohol. This is 2 carbon compound, but still it is not completely broken down, है ना। और यहाँ क्या हो रही है, यहाँ भी NADH का यूटिलाइजेशन हो रही है, मतलब NADH प्रोड्यूस नहीं हो रही है, अगेन इट्स अ वेस्टफुल प्रोसेस, एंड यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, एंड द एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व्ड ओवर हियर इज अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंड इनिशियली पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज के वजह से एक्चुअली यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। सो ये दोनों एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है। सो दोनों तरह का एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ आप देख रहे हो, this is a hazardous product is getting produced over here, and it is going to impart less than 77% of energy. So if you compare with the an aerobic respiration, यहाँ बहुत 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 कम एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ऐसा वाला रिएक्शन या रेस्पिरेशन में, and that too here NADH is getting oxidized to produce NAD plus slowly, okay. So अभी देखेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज जब होता है क्या होता है, दैट इज व्हेन यू हैव सफिशिएंट ऑक्सीजन इन योर सेल, उस टाइम क्या होता है, पाइरुविक एसिड विल बी शोइंग एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज दे विल बी शोइंग द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज TCA पाथवे, एंड आफ्टर दैट इट विल बी शोइंग ETS. सो TCA पाथवे होता है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में, ETS होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब नेक्स्ट 2 प्रोसेस या पाथवे जो है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ओके। मतलब कहने का मतलब ये है, जहाँ जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, जहाँ जहाँ आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देखने के लिए मिलेगा, वहाँ आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज देख सकते हैं. So pyruvate initially will be converted into acetyl-CoA by releasing carbon dioxide, and they will be also using a coenzyme called as CoA. Okay, and यहाँ भी आपको NADH production देखने के लिए मिलेगा, which is good thing, है ना. So this will be happening 2 times क्योंकि हमारे पास 2 pyruvate है, इसलिए 2 बार NADH production हो जाएगा. So 2 NADH will be produced over here क्योंकि ये जो पाथवे है ये 2 टाइम हो रही है. ओके, सो इसके वजह से क्या हो रही है, एसिटाइल कोए करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है. अभी ये जो एसिटाइल कोए जो है वो अभी TCA पाथवे के अंदर जाता है. दैट इज एसिटाइल कोए विल बी रिएक्टिंग विद द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और ऑक्सैलोएसिटेट टू गिव राइज टू सिट्रेट. ओके, सिट्रेट का दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड. सो सिंस सिट्रेट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट दैट यू आर एबल टू सी इन दिस पर्टिकुलर पाथवे, ये पाथवे को हम सिट्रिक एसिड साइकिल करके
बोलते हैं. एंड वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ थ्री कार्बोक्सिलिक एसिड देखने के लिए मिलेगा सिट्रेट में, इसलिए ये पाथवे को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिडिक एसिड करके बोलते हैं. ओके, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड करके बोलते हैं. नेक्स्ट, सिट्रेट जो है अभी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं आइसोसिट्रेट. अभी ये एनसीईआरटी में नहीं है that citrate will be giving rise to isocitrate. This part is not there in NCERT. NCERT में एक्चुअली दूसरा पाथवे दिया हुआ है और ये पाथवे से बहुत सारे चीज़ों को खाया गया है. ओके, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंडर आइसोसिट्रेट है नहीं. ओके, सॉरी इफ आई एम यूजिंग अदर नेम इंस्टेड ऑफ TCA. वो हमारे बायोमोलिक्यूल्स में भी TCA आ रही है, लेकिन वो अलग है, ये अलग है. ओके, सो दैट इज ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. ये क्या है? ये TCA का फुल फॉर्म क्या है? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. ओके, दिस इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, TCA साइकिल है ये. सो आइसोसिट्रेट एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है. डायरेक्टली सिट्रेट के बाद अल्फा कीटो ग्लूटारेट दिया हुआ है. सो यहाँ जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट प्रोड्यूस हो रही है, आपको फिर से NADH प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा. और ये सारा मॉलिक्यूल यहाँ जो प्रोड्यूस हो रही है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. रेस्पिरेशन इन प्लांट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ ट्विस्टेड नहीं है, डायरेक्ट NCERT से आते हैं, क्योंकि NTA वालों को भी पता है दिस इज वेरी टेक्निकल चैप्टर. ज़्यादा इधर उधर पूछेंगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट. सो ये एक्चुअली चैप्टर बहुत आसान है, मतलब ट्विस्टेड क्वेश्चन यहाँ से अभी तक नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, डायरेक्ट ही आया. सो NADH इज वन NADH इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड ओवर हियर, बट हमें ऑलरेडी पता है दैट इज दिस पाथवे शुड बी हैपनिंग 2 टाइम्स, क्योंकि हमारे पास एक नहीं 2 एसिटाइल कोए प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हमारे पास 2 पाइरुविक एसिड प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में. इसके वजह से ये जो पूरा पाथवे है ये 2 बार होता है ना. सो मैं यही इंटू 2 करके लिखूंगी. कहाँ? यहाँ इंटू 2. सो 2 NADH प्रोड्यूस हो रही है व्हेन अल्फा कीटोग्लूटारेट या अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड. अभी फिर से ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है, इट विल बी फर्दर गिविंग राइज टू सक्सिनाइल CoA. एंड एट दिस टाइम फर्दर आपको फिर से आपको 2 NADH प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा. एंड आल्सो यू विल बी एबल टू सी प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एक्सलेशन में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड हम कहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं? यहाँ से ही प्रोड्यूस हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सलेशन के टाइम, है ना. सो अभी सक्सिनाइल CoA जो है, अभी दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट. एंड इस टाइम हमें GTP प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा. कितना GTP? 2 GTP. 1 GTP इज इक्वल टू 1 ATP. मतलब GTP को इसलिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब ATP करके ब्रैकेट में क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज 1 GTP इज इक्वल टू 1 ATP. ओके, अभी सक्सिनेट जो प्रोड्यूस हो गया, नाउ दिस विल बी गिविंग राइज टू फ्यूमरेट. लेकिन इस टाइम आपको FAD गेटिंग कन्वर्टेड इनटू FADH2 देखने के लिए मिलेगा. ओके, एंड यहाँ भी 2 FADH2 प्रोड्यूस हो रहे. 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP. मतलब दिस कैन यील्ड 2 ATP इन ETS. फिर फ्यूमरेट जो है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मैलेट. मैलेट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फर्दर. एंड यहाँ इसी टाइम आपको NAD प्लस getting converted into NADH देखने के लिए मिलेगा. एंड दैट टू दिस विल बी हैपनिंग 2 times. सो हेंस 2 NADH. सो टोटल कितना NADH यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा? 1 2 3. ओके, सो 3 + 3 कितना हो गया? 6 NADH यहाँ देखने के लिए मिल रहा है. सो 6 NADH will be produced in TCA and 2 NADH will be produced during conversion of pyruvic acid, that is pyruvate to acetyl CoA. So total 8 NADH will be produced during TCA. And kitna FADH2 will be produced? That is 2 FADH will be produced over here. And 6 carbon dioxide will be produced over here. That is 2 यहाँ और 2 यहाँ, मतलब 2 + 2 4 हो गया यहाँ, फिर से 2 हो गया. So total 6 carbon dioxide will be produced. And how many ATP will be produced? We know that 1 GTP is equal to 1 ATP. So total 2 ATP will be produced over here. So this is the net production of
FADH2, NADH2, कार्बन डाइऑक्साइड, ATP इन TCA पाथवे। अभी यहाँ बहुत सारे इंटरमीडिएट्स जो प्रोड्यूस हुआ है ना, सो जैसे FADH2, NADH हो गया और अलग इंटरमीडिएट्स जो हो गया, सो ये सारा जो इंटरमीडिएट्स जो है ये हमें नेक्स्ट पाथवे में काम आएगा, दैट इज इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS में काम आएगा। सो ये जो TCA साइकिल, ये जो TCA पाथवे या सिट्रिक एसिड पाथवे जो है ये कहाँ हो रहा था, व्हाट इज द साइट ऑफ दिस, इट हैपन्स इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। लेकिन ETS कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वुड बी हैविंग दो मेम्ब्रेन्स, है ना, सो देर इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एज वेल बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो अभी ETS पाथ पे डिस्कस करने वाले हैं ये कहाँ हो रही है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। ओके अभी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या है जो ETS पाथवे कर सकते हैं, सो इट विल बी हैविंग टोटल 5 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5, वेरी सिमिलर कॉम्प्लेक्स वी आल्सो सॉ इन कहाँ, ETS इन फोटोसिंथेसिस। ऐसे ही यहाँ भी सिमिलर कॉम्प्लेक्स आपको देखने के लिए मिलेगा। सो कॉम्प्लेक्स 1 को हम FES FMN बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 2 हैज गॉट FES FAD, कॉम्प्लेक्स 3 हैज गॉट FES एंड साइटोक्रोम BC1, complex 4 has got copper CuA, CuB, and they have got they have got cytochrome A and A3, and complex 5 has got ATP synthase, that is this one. Okay, so let's start from the beginning. अभी NADH जो प्रोड्यूस हो रही है ना, NADH, FADH2 और सक्सिनेट, ये सारा कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, TCA में। सो ये जो NADH जो प्रोड्यूस हो रही है, NADH प्लस जो प्रोड्यूस हो रही है कहाँ, TCA में, अभी वो यहाँ आके मतलब दैट विल बी ट्रांसपोर्टिंग और रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन इनटू इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू द इलेक्ट्रॉन कैरियर, and it will be converted into NAD+. NADH, which has been released in the mitochondrial matrix, will be releasing its electron into the first complex, and by releasing the electron it will be converted into NAD+. That is basically here you will be able to see hydrogenation reaction आपको देखने के लिए मिलेगा. Hence complex 1 is also called as NADH dehydrogenase because it is when it is releasing electron into the inner membrane का जो complex है वहां जब release करे, it is also releasing hydrogen. इसीलिए आपको ये जो प्रोटॉन है हाइड्रोजन है ये आगे मतलब it is transferred into the intermembrane space of mitochondria. Okay, so जैसे NADH प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है उस टाइम वो प्रोटॉन भी रिलीज कर रही है, एंड दिस इज वाई द कॉम्प्लेक्स दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स. एंड अभी इलेक्ट्रॉन FMN से FES जा रहे हैं एंड FES से इलेक्ट्रॉन जा रही है यूबिक्विनॉन cause of taking electron it will be converted into UQH2. फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रही है, ये जा रही है आगे दैट इज साइटोक्रोम B. लेकिन इसी टाइम आपको यहाँ कॉम्प्लेक्स 2 देखो, यहाँ कॉम्प्लेक्स 2 दैट इज FES FAD होता है कॉम्प्लेक्स 2 में, और यहाँ भी आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हुए दिख रहे, दैट इज जैसे सक्सिनेट जो है वो फ्यूमरेट, when succinate is getting converted into fumarate, electron will be transported from FAD to FES. Okay, फिर ubiquinone and ubiquinone will be getting reduced to ubiquinone H2. Okay, so ये जो electron release हो रही है ubiquinone H2 से, this will be also taken up by cytochrome B. So cytochrome B जो है it will be taking up electron from both ubiquinone H2 that is here and also from here. Okay, so now cytochrome B will be transferring the electron to FES. FES से फिर cytochrome C1 जा रही है electron. Okay,
So since in this particular complex, that is complex 3, you will be able to see cytochrome B as well as cytochrome C1. This complex is called as cytochrome BC1. एंड आपको एक चीज ये सारा तीनों कॉम्प्लेक्स में देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज FeS इज कॉमन एवरीवेयर. ओके, and since FeS is common everywhere, we won't be keeping the complex name as FeS anywhere. FeS except FeS. देखो जैसे कॉम्प्लेक्स 3 का दूसरा नाम क्या है यहाँ, साइटोक्रोम BC1. ऐसे ही यहाँ भी कॉम्प्लेक्स 2 का दूसरा नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस. ओके, क्योंकि हियर सक्सिनेट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट विद द हेल्प ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम. फिर अभी जो इलेक्ट्रॉन देखो, साइटोक्रोम बी से FeS गया, FeS से साइटोक्रोम C1 गया है ना. सो नाउ साइटोक्रोम C1 से मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर दैट इज साइटोक्रोम C के थ्रू जा रही है. एंड साइटोक्रोम C कहाँ है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, मतलब इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर है. और ये जो साइटोक्रोम C जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रही है टू द कॉम्प्लेक्स 4. कॉम्प्लेक्स 4 में क्या क्या है, कॉपर A है, कॉपर B है. इसका एग्जैक्ट मीनिंग हम नहीं देखेंगे क्योंकि इट विल बी मेकिंग द थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड. बेसिकली इट इज अ चार्ज्ड कॉपर आयन्स, मतलब Cu2+, and when they get electron they can become, I mean Cu2+ can become Cu+ because of the taking electron, and then due to release it can come back to its position. So ये सारा एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है, लेकिन यहाँ हम जैसे ही NCERT में वैसे ही पढ़ेंगे. सो Cua विल बी टेकिंग द इलेक्ट्रॉन, इट विल बी ट्रांसपोर्टिंग द इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम A टू साइटोक्रोम A3, एंड फर्दर इट विल बी ट्रांसपोर्टिंग द इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम copper B. Okay, or now the electron will be finally accepted by whom, by oxygen. So oxygen is the final electron acceptor in ETS. This is why oxygen is essential for complete breakdown या complete oxidation of glucose. ऑक्सीजन नहीं है तो ये नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में ऑक्सीजन जो है वो पकड़ता है इलेक्ट्रॉन को एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर. अभी ये जो कॉम्प्लेक्स 4 का दूसरा नाम क्या है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस. ओके, क्योंकि यहाँ आपको ऑक्सीडेशन देखने के लिए मिल रहा है एंड साइटोक्रोम C विल बी एक्चुअली ट्रांसपोर्टिंग द इलेक्ट्रॉन. सो इसीलिए इसका ये कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम 4. ओके, अभी जैसे ही हमने फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ा दैट इज इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट ATP विल बी प्रोड्यूस, ये सारा पढ़ा ना. यहाँ भी प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो रही है. सो एज इन व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज बीन ट्रांसपोर्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन कैरियर, हाइड्रोजन कैरियर, इवन proton, that is hydrogen ions, will be also transported out of the inner membrane of the mitochondria. ओके, सो इसीलिए हमें यहाँ ज्यादा प्रोटॉन ऐसे ऐसे जाते हुए देखने के लिए मिल रहा है. जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, प्रोटॉन्स भी इन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जा रही है. ओके, यहाँ NADH से थोड़ा प्रोटॉन गया और यहाँ यूबिक्विनॉन जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसको प्रोटॉन्स भी मिल रही है. सो वो प्रोटॉन्स देखो 4 प्रोटॉन आयन्स यहाँ से गए, मतलब यहाँ से 2 और यहाँ से 2 प्रोटॉन्स बाहर गए, टोटल 4 H+ आयन्स यू कैन सी, है ना. फिर 2 यहाँ, मतलब जैसे ही ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है उसी टाइम it will be giving rise to water, and it will be also releasing extra protons out into intermembrane space. Okay, so यहाँ अच्छा खासा प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्रिएट हो रही है, दैट इज मैक्सिमम प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन वी विल बी एबल टू सी इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. ओके, वहाँ फोटोसिंथेसिस में थाइलाकॉइड का लुमेन के अंदर ज्यादा प्रोटॉन्स देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन यहाँ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा प्रोटॉन्स देखने के लिए मिल रहा है. फिर ये जो प्रोटॉन्स जो ज्यादा एक्यूमुलेट हो रही है इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इट विल बी क्रॉसिंग थ्रू ATP सिंथेस एंड दिस विल बी लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ ATP. ओके, और ATP synthesis is referred as the last complex, that is complex 5, which is made up of F0, F1 जैसे molecule होता है यहाँ. So this is how we will be able to see
प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बिकॉज ऑफ दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट. ओके, सो यहाँ ज़्यादा पॉजिटिव होता है, यहाँ ज़्यादा नेगेटिव होता है. सो वी विल बी एबल टू सी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ओवर हियर विच विल बी लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. और याद करने के लिए अभी कॉम्प्लेक्स 1 में क्या क्या है ये याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है. कॉम्प्लेक्स 1 to 3 हैज़ गॉट FES इन कॉमन. और FMN का फुल फॉर्म क्या है? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. मोनो मतलब 1 है ना. सो कॉम्प्लेक्स 1 हैज गॉट FES विद द फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. अभी नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स 2 का अंदर क्या क्या होता है? FES होता है, FAD होता है. FAD का फुल फॉर्म क्या है? फ्लेविन एडिनो डाइन्यूक्लियोटाइड. मतलब डाई मतलब 2. सो FAD इज इन सेकेंड कॉम्प्लेक्स. अभी थर्ड कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम BC1 होता है. सो ये थोड़ा ऐसे याद करना पड़ेगा आपको. और हाँ, दूसरा एक चीज़ भी मतलब दूसरा टाइप भी याद कर सकते हैं. इफ़ यू सी द कॉम्प्लेक्स 3, यहाँ आपको 1 2 3 साइटोक्रोम B, FES, साइटोक्रोम C मतलब 3 चीज़ें देखने के लिए मिलेगा. सो कॉम्प्लेक्स 3 हैज़ गॉट 3 थिंग्स. कॉम्प्लेक्स 4 में आपको 4 चीज़ देखने के लिए मिलेगा. दैट इज कॉपर A, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 एंड कॉपर B. दैट इज 4 थिंग्स देखने के लिए मिलेगा. सो ऐसे भी याद कर सकते हैं अलग अलग कॉम्प्लेक्स के बारे में. ये हो गया मतलब ETS के बारे में. अभी एज आई जस्ट टोल्ड बिफोर सम टाइम, फॉर 1 ATP मॉलिक्यूल मतलब एक ATP प्रोड्यूस होना है ATP सिंथेस से. सो इसलिए हमें चाहिए एटलीस्ट 4 हाइड्रोजन आयन्स. ओके, सो 4 प्रोटॉन्स विल बी कॉजिंग प्रोडक्शन ऑफ 1 ATP मॉलिक्यूल. ओके, अभी टोटल ATP यील्ड एंटायर ग्लाइकोलाइसिस, TCA, ETC सारा मिलाओ तो टोटल ATP कितना प्रोड्यूस हो रही है. सो देखो यहाँ ETS में NADH, FAD, H2 ये सारा जो था ना TCA का, वो यहाँ ATP प्रोड्यूस कर रही है. मतलब यहाँ अलग से कुछ ATP नहीं प्रोड्यूस हो रही है. सारा जो था हमारे पास वही यहाँ मतलब ATP कन्वर्ट कर रही है ना. सो TCA में ये जो TCA या सिट्रिक एसिड साइकिल में कितना NADH प्रोड्यूस हो रहा था? 8 NADH प्रोड्यूस हो रहा था. मतलब 6 is from this, 2 is from here, है ना. So total 8 NADH, यहाँ it will be giving rise to total 24 ATP. फिर we know that 2 FADH2 will be giving rise to मतलब 1 FADH2 is equal to 2 ATP. That is total 4 ATP will be produced by 2 FADH2. So यहाँ में मतलब ज़्यादा complicate हो जाएगा with respect to protons and all, how 1 FADH2 will be giving rise to 2 ATP, 1 NADH2 will be giving rise to 3 ATP. ये समझाना थोड़ा complicate हो जाएगा. And with respect to hydrogen proton concentration, protons का number we will be saying that. इसलिए वो सारा हमने ज़्यादा मतलब हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे इन डेप्थ. जस्ट ये याद करेंगे 1 NADH will be giving rise to 2 ATP, 1 FADH2 will be giving rise to 2 ATP. Okay, and 1 GTP will be giving rise to 1 ATP only. So TCA में 2 GTP प्रोड्यूस हो रही है. दैट इज गोइंग टू बी टोटल कितना? 2 ATP प्रोड्यूस हो रही है वहाँ. सो टोटल कितना ATP हो गया? कितना ATP यहाँ प्रोड्यूस हो रही है फ्रॉम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड पाथवे? 24 plus 4 is how much? 28. 28 plus 2 is 30. So total 30 ATP will be produced, gained in TCA pathway. फिर glycolytic pathway में total 8 ATP will be gained in glycolytic pathway, है ना. We have already seen that. glycolytic pathway का NADH count करो, ATP count करो तो total 8 ATP will be ultimately produced in glycolytic pathway. So total, hence the net gain of the total gain of ATP is going to be 38 ATP will be produced at the end of ETS from one glucose molecule. Okay, so अभी दूसरा एक छोटा सा टॉपिक है इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. मतलब ये हमें अच्छे से पता है. carbohydrates will be giving rise to simple sugars which will be showing glycolytic pathway to give rise to pyruvic acid and it will be entering into Krebs cycle. फिर उसके बाद हमें ATP प्रोडक्शन होता है with the help of ETS. ये हमें पता है. लेकिन हमें ये भी पता है ना प्रोटीन एंड लिपिड इससे भी एनर्जी या इससे भी
ग्लूकोज प्रोड्यूस हो सकता है, ये हमें सुन रखा है. सो हाउ प्रोटीन एंड लिपिड दैट इज फैट इज रिलेटेड टू हमारा कार्बोहाइड्रेट, लेट्स अंडरस्टैंड. या कैसे ये जो अमाइनो एसिड, प्रोटीन या फैटी एसिड से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वी विल बी अंडरस्टैंड. सो फैट, when fat has been broken down, it will be giving rise to fatty acid and glycerol, है ना. So ये fatty acids जो है, it can give rise to acetyl CoA, and if acetyl CoA enters into the Krebs cycle and later if it enters into the ETS pathway, we will be able to see production of energy from that, है ना. ऐसे ही ग्लिसरॉल जो है, इट कैन गिव राइज टू glyceraldehyde 3-phosphate, that is glycerol will be converted into dihydroxyacetone phosphate and it can give rise to glyceraldehyde 3-phosphate, and this glyceraldehyde 3-phosphate will be able to give rise to pyruvic acid, that is pyruvate, and further it can enter into Krebs cycle and later it can enter into ATS to produce energy. ऐसे ही प्रोटीन का जो अमाइनो एसिड जो है, it can also give rise to pyruvic acid which will be further entering into Krebs cycle and later it can produce energy. So this is how protein and fats can impart in or help in energy production and how they are connected to carbohydrate करके. Okay, so दूसरा एक छोटा सा टॉपिक है, that is respiratory quotient, RQ. आपने सुना होगा ये टर्म RQ, रेस्पिरेटरी कोशेंट. सो इसका मतलब क्या है? रेस्पिरेटरी कोशेंट इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एवॉल्व्ड या रिलीज्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड. अभी कार्बोहाइड्रेट का RQ जो है, ये प्रॉपर 1 है, मतलब इट्स अ आइडियल RQ, क्योंकि यहाँ टोटल रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बोथ आर लाइक सेम नंबर. इफ यू सी द वेरी फर्स्ट प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल बी यूटिलाइज्ड टू ब्रेक डाउन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड इसी टाइम ही 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है ना. सो RQ of fat is going to be less than 1, that is 0.7, and protein का RQ होता है near to 1, that is 0.9. मतलब ideal RQ यहाँ क्या है? कार्बोहाइड्रेट का RQ, मतलब कार्बोहाइड्रेट is better and then protein is better and then fat is better. Fat comes at the last. मतलब हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइट लेना चाहिए एंड फॉलोड बाय फैट. सो यहाँ हो गया हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का चैप्टर एंड आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल. नोट्स आपको पता ही है कहाँ मिलता है, दैट इज इन द व्हाट्सएप चैनल और in the DM of my Instagram. So let's meet in the next class, next video. Until then, bye bye.